जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का सार वाला वीडियो है। ठीक है, इसमें हम अभी तक हमने 7 लेक्चर कर लिए हैं। ठीक है, ये इसका 8वां है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है, देख लीजिए। कंटिन्यूएशन में चल रहा है, प्राचीन काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर के, और हम मध्यकाल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि सल्तनत काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो प्रवेश इन द सेंस आज हो जाएगा। हम महमूद गजनवी तक का हमने देख लिया है आक्रमण, और आगे हम वहाँ से देखेंगे आगे क्या चीज़, क्या घटनाएं, क्या क्रम रहा। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें हुई, घटित हुई, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों में। देखिए, जो इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनके अलावा भी मैं बहुत सारे फैक्ट्स बताता हूँ आपको। जो मैं बताता हूँ, जो मैं स्टार मार्क करता हूँ, उसको ज़रूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर मैं बता रहा हूँ तो कुछ अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। ये जो भी आगामी परीक्षाएं हैं आपकी, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, ठीक है, किसी भी स्टेट की पीएससी, जहाँ पर अगर जीएस पूछा जा रहा है, इतिहास पूछा जा रहा है, वहाँ तो हर जगह काम आएगा। वनडे एग्जाम्स कोई सा भी हो, आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई सा भी हो, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन उसमें आ रहा है तो आपको निश्चित तौर पर इसमें मिलेगा। यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, कोई सा भी हो, आपको हर जगह ये चीज़ कॉमन ही रहेगी। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोग, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आरओ का जो री एग्ज़ाम है, या यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है प्री का, देखिए ये इसकी डेट्स में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो डेट अभी मतलब पता चल रही है कि अक्टूबर में और नवंबर में, तो इसके लिए अभी बहुत समय है। आप लोग थोड़ा सा समय को, टाइम को अपने आप, ठीक है, मैनेज करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, और रणनीति ऐसी बनाइए कि समय आपका ख़राब ना हो। सिर्फ सोने में, मूवीज़ देखने में, या इधर उधर घूमने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। बहुत ही अर्जेंट हो तभी निकलिए बाहर, वरना मत निकलिए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। देखिए, हमने देख लिया था पिछली बार, ये मुग़ल मुसलमानों का जो आक्रमण था वो हमने देख लिया था। और इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि मोहम्मद गौरी, जो कि महत्वपूर्ण ये आक्रमण था, और यहीं से, इसके बाद से ही, इसके पहले जो आक्रमण हुए थे वो सब क्या है, वो सब भारत में सिर्फ धन की लालसा से आते थे। ठीक है, यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रमण किया। चाहे आप गजनवी की बात कर लीजिए, उसने जितनी बार भी आक्रमण किया, वो सिर्फ और सिर्फ उसने मतलब यहाँ पे सत्ता स्थापित करना नहीं था उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक धन जो है वो गजनी ले जाया जाए। ठीक है, उसके बाद जो एक प्रमुख आक्रमणकारी है वो आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, गौर प्रदेश से आता है। देखिए उसके बारे में देखिए, प्रथम आक्रमण ये 1175 में करता है मुल्तान पर, याद रखिएगा। 1878 में गुजरात पर आक्रमण करता है, मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय जिसको कहते हैं। इस आक्रमण के समय नायका देवी ने सैन्य नेतृत्व किया था। माउंट आबू जो पर्वत है उसके निकट मोहम्मद गौरी के भारत में प्रथम पराजय थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर कोई ये पूछे कि कौन सा शासक था जिसके समय पर मतलब मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पहली बार, ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहली बार जो 1178 में पहली बार पराजित हुआ था। 1191 में जो पानीपत का ये जो युद्ध हुआ था, तराइन का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, उसमें भी हारा था ये। ठीक है, लेकिन वो उससे पहले ही ये 1178 में हार चुका था, इसे पराजय झेल चुका था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। सिक्के देखिए, इससे एक तरफ देवी लक्ष्मी, ये बहुत पूछा जाता है कि एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक, फिर देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, तो इसमें भी पराजय होती है इसकी, याद रखिएगा, और इसको छोड़ दिया जाता है या भाग जाता है, जो भी कहिए आप। फिर ये बाउंस बैक करता है, और फिर से जो है तराइन का युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध 1192 में, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और वहीं से जो है यहाँ पे एक तरीके से मतलब स्थापित हो जाता है यहाँ पे ये इस्लाम का जो शासन है, या मुसलमानों का जो शासन है, यहाँ पे यही स्थापित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भी कई सारे युद्ध इसके द्वारा लड़े गए हैं। देखिए, जैसे 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो उसमें बता दिया मैंने कि ये मुस्लिम शक्ति का स्थापना का मार्ग जो है यहीं से प्रशस्त हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रमुख विजय, जैसे पंजाब विजय, पेशावर विजय, सिंध विजय, ये था। उसके बाद चंदावर का युद्ध आपने सुना होगा, ये 1194 में होता है। बहुत ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है इनकी, तो इनका जो ईयर है वो याद रखिएगा।
ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। तो मोहम्मद गौर ने कन्नौज के जो शासक था जयचंद गढ़वाल वंश का, उसको जो है ये हराया था ये, ठीक है। इसको क्या लग रहा था कि इसको लग रहा था कि ये मोहम्मद गौरी का साथ दिया था इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, जब मतलब आवश्यकता थी तो पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करी थी इसने, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि ये तो मैं ही यहाँ पे रहूँगा इस तरीके से, लेकिन उल्टा पड़ गया पासा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको भी हरा देता है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये यहाँ पे सैन्य नेतृत्व किया जाता है, जो आगे चलकर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है वो यहाँ पे शासक बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय प्रमुख भारतीय राज्य कौन से थे, उनके शासक कौन से थे, ये प्रश्न पूछे गए हैं ये। जैसे कि अगर पंजाब पूछा जाए तो लाहौर राजधानी थी और यहाँ पे खुसरो मलिक था, ठीक है। उसके बाद यहाँ गुजरात और काठियावाड़ में मूल राज द्वितीय भीम द्वितीय, जो बताया था ना कि 1178 में हराया था, ठीक है, पहली बार यहाँ पे मतलब पराजित हुआ था गौरी। फिर दिल्ली और अजमेर में यही थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इनका याद रखिएगा। ये मुल्तान में ये करमाथी जाति के मुस्लिम थे, ठीक है। सिंध में ये सुम्र जाति के मुस्लिम थे, तो ये याद रखिएगा कौन कौन कहाँ था, पूछा जाता है वैसे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के जी के ये अंतिम अभियान कौन सा रहा है, तो 1206 में खोखरों के विरुद्ध रहा है ये, ठीक, खोखरों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी के 3 उत्तराधिकारी हुए जब ये क्या है, ये जैसे यहाँ पे आया, इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, उसके बाद यहाँ पे इसने अपने 3 गुलामों को यहाँ पे अलग अलग जगहों पे मतलब स्थापित कर दिया एक तरीके से कि जाओ तुम लोग यहाँ का शासन प्रशासन देखो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, इसने क्या है, इसने लाहौर में अपनी जो है राजधानी बनाई और वहीं से इसने शासन प्रशासन शुरू कर दिया, ठीक है। नसीरुद्दीन कुबाचा को सिंध पे दे दिया, इसको बोला तुम सिंध पे अपना सिंध क्षेत्र में जो है अपना काम करो। फिर ताजुद्दीन यल्दौज गजनी में बोला कि यहाँ पे वो मतलब इन तीनों लोगों ने एक तरीके से उसके बाद उत्तराधिकार में अपना अपना जगह ये सेट कर लिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, ये मैचिंग में भी आता है कई बार। अब ये चूँकि तीनों एक ही उसके थे, ये मोहम्मद गौरी के ही उत्तराधिकारी थे, तो इनका जो है आपस में भी संघर्ष हुआ है, ठीक। तो वो भी याद रखिएगा कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि नसीरुद्दीन जो कुबाचा था, ये नसीरुद्दीन कुबाचा ये सिंध वाला, ठीक है, इसको क्या करा, इसको जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, कैसे इसने किया, इसने इसको अपनी बहन से मतलब शादी कर दी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन थी, उसकी शादी जो है ये नसीरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। तो एक तो मतलब उस तरीके से मतलब एक अपना रिश्तेदार बना लिया, तो भाई जाहिर सी बात है संघर्ष नहीं होगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ये खेला। ताजुद्दीन यल्दौज जो था वो यहाँ पे गजनी में और कामरान क्षेत्र वाले इस इलाके में था, तो उसके साथ भी मतलब ये हुआ, ठीक है, वो कुछ संबंध बनाए रखा उसने, जो भी था। बाद में शायद उसके ऊपर आक्रमण वगैरह भी किया था, लेकिन सफल नहीं रहा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। ये क्या है, ये बेसिकली ये भी उसी का गुलाम ही था। यहाँ पे देखिए इसने बिहार विजय किया था, बिहार पर आक्रमण किया इसने, राजधानी ओदंतपुरी पर इसने कब्जा कर लिया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने जलवा दिया, एकदम नष्ट करवा दिया एक तरीके से, ठीक है। कितना मतलब सोचिए गंभीर तरीके से ये जो यहाँ की संस्कृति थी, जो यहाँ के कल्चर थे, ठीक है, साहित्य था जो यहाँ का, उसको पूरा मतलब तहस नहस करवा दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बंगाल विजय में देखिए बंगाल पर आक्रमण करता है। लखनऊती जो इसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय, तत्कालीन राजधानी, उस पर कर लेता है, ये अपना स्थापना कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ का शासक कौन था उस समय तत्कालीन, तो शासक था ये लक्ष्मण सेन, ठीक है। वो बिना युद्ध किए ही भाग गया और पूर्वी बंगाल में जाके शरण ले लिया उसने, उसको पता था कि हार जाएंगे, तो इस वजह से वो भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि राजपूतों की हार के कारण क्या रहे। इतने दिनों तक यहाँ पे शासन प्रशासन किया, ठीक है, राजपूत काल रहा एक तरीके से, जो पूर्व मध्यकाल है उसको राजपूत काल भी कहा जाता है। और इतनी मतलब शक्ति अच्छी थी, इनकी सैन्य शक्ति भी अच्छी थी, सब कुछ था, बढ़िया था, लेकिन हार क्यों गए, तो देखिए उसमें कई कारण हैं। एक कारण की वजह से नहीं होता है कोई भी युद्ध। अगर जीता जाता है या हारा जाता है तो उसमें एक कारण नहीं होते, देखिए कई कारण थे। जैसे राजनीतिक कारण पहले देखते हैं, ये मेंस के लिए हो सकता है पूछा जा सके, हालांकि प्री में इस तरीके के प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन देख लीजिए एक बार फटाफट। राजनीतिक कारण में राजनीतिक विखंडन, जैसे कि बताया हमने कि जब पृथ्वीराज चौहान
उस समय क्या है, राज्य में जब उन्होंने संघ बनाना चाहा तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया मोहम्मद गोरी के खिलाफ, ठीक है। तो इस वजह से भी रहा, और आपस में अलग अलग जगहों पे ये शासन करते थे और आपस में ही लड़ते रहते थे, मतलब इनका राजनीतिक विखंडन अधिक था। राजपूतों में एकता का अभाव, कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष भागीदारी, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में देखिए राजपूतों का आदर्शवादी होना, शत्रुओं को क्षमादान देना, जाति प्रथा, ये सब चीज़ें थी। धार्मिक कारण में देखिए कि ये धर्म, ये नैतिक नियमों की अखंड रक्षा करते थे। इनका मानना था कि अगर युद्ध में जैसे कोई भाग रहा है तो पीछे से वार नहीं करना है, या वो निहत्था है तो उस पर वार नहीं करना है। इस तरीके की चीज़ें जो है ये नैतिकता के ऊपर बहुत जोर देते थे, ठीक है। ये चीज़ें थी। सैन्य कारण में देखिए कि स्थायी सेना का अभाव था, ठीक है। सामंतवाद एक तरीके से था, ठीक। युद्ध की पारंपरिक विधि का जो अनुसरण करते थे ये लोग, जबकि तुर्क वगैरह जो इधर से आए थे अरब आक्रमणकारी ये, ठीक है, ये लोग क्या है नई नई पद्धति लेके आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण तथ्य कुछ याद रखिए, जैसे अलप्तगीन ये यामनी का वंश का संस्थापक था। फरिश्ता ये तारीख़ फ़रिश्ता का लेखक, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार जो प्रथम एकता प्रदान किया था, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है ये। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान की थी, ठीक है। ये सोमनाथ मंदिर आपको पता होगा कि जब गजनी था तो उसने आक्रमण किया था यहाँ 1026-27 में, और पूरा मतलब उसको तहस नहस कर दिया था वहाँ से, और जितना भी धन संपत्ति वगैरह थी, अपार धन संपत्ति लूट के ले गया। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब आप समझिए कि यहाँ से कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स बताऊँगा, हो सकता है इसमें नहीं हो, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, उसमें क्या है, गुलाम वंश शासन करता है। तो गुलाम वंश, अभी देखिए इसके शासन का क्रम देख लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे गुलाम वंश हो गया, ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, ठीक है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, ठीक है, तुगलक वंश के बाद सैयद आता है, सैयद के बाद लोधी। तो लोधी, जब लोधी आता है, लोधी के बाद इब्राहिम लोधी को हराया जाता है, किसके द्वारा? मुग़लों के द्वारा। बाबर, जो इनका जो युद्ध होता है वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक है, उस समय ये लोधी ही शासन, यहाँ पे लोधी शासन कर रहा होता है 1526 में, और उसको हरा कर, उसको मारकर यहाँ पे मुग़लों का स्थापना की जाती है शासन की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछता है। सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो ये क्रम याद रखना आप, ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करते हैं। गुलाम वंश में जो पहला शासक है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है कि ये गुलाम वंश का संस्थापक रहा है, ठीक, याद रखिएगा। इसको दास वंश भी कहते हैं या इलबारी वंश भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, कुतुबुद्दीन इसमें संस्थापक रहा है। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत ये सुल्तान के रूप में। सभी तुर्क सुल्तान ये अलग अलग वंश के रहे हैं, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। स्वतंत्र माता पिता की संतान गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि दिल्ली के मामलूक, इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है, मामलूक शासन एक तरीके से, जैसे यहाँ गुलाम वंश है तो मामलूक शासन भी कहा जाता है, मामलूक वंश, ठीक, याद रखिएगा इसको। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए, कैसे कैसे आए, इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। आपको 4 शासकों के नाम दे देगा और इसमें बोलेगा कि आप बताइए कि इनका क्रोनोलॉजी सेट करिए आप, ठीक है, क्रम सेट करिए। जैसे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, फिर आराम शाह, इनका क्रम याद रखिएगा, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, ये बलवन, फिर कैकुवाद और कैमुअर्स। तो ये जो क्रम है ये गुलाम वंश के, इनको याद रखिएगा। ये क्रम याद रखेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है, ये याद रखना कि कौन किसके बाद आया है ये, ठीक, इसी तरीके से ये चलेगा आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक की, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ पे सबसे पहले लाहौर में ही ये अपने इस क्षेत्र में, मतलब भारतीय क्षेत्र में, इधर यहाँ पे नियुक्त किया था उसको, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये सबको पता है। देखिए इसकी उपाधि देखिए, ये कुरान ख्वां, ठीक है, सुरीले स्वर में ये कुरान का पाठ करता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां बोलते थे, ठीक। लाख बख्श इसलिए बोलते थे कि ये दान वगैरह अधिक करता था, तो इसको लाख बख्श भी बोलते थे, ठीक है, ये याद रखना है। इसने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी, मैंने पहले भी बताया था, लाहौर में, ठीक है।
पील बख्श भी बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? पील बख्श। ये भी एक इसकी उपाधि याद रखिएगा। ये कुरान ख्वां, लाख बख्श, उसके बाद पील बख्श। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। इसको हातिम दुती भी बोलते थे, हातिम दुती, ठीक है। ये किस लिए? ये सब इसीलिए कि ये थोड़ा सा मतलब दान वगैरह ज़्यादा करता था ये, ठीक है। ऐबक के समकालीन विद्वान, ऐबक के समय के जो इतिहासकार रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? तो हसन निजामी, जो कि ताजुल मासिर जिन्होंने लिखा है, फ़क़ी मुदब्बिर, ये सजराए अनसब लिखा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इनके भी नाम आते हैं, मैचिंग में आते हैं, एक तरफ रचना दे दी, एक तरफ रचनाकार। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से मतलब मैच है, नहीं मैच है, या किस तरीके से, ठीक। गुलाम वंश का प्रथम शासक तुर्क जनजाति से ये संबंधित रहा है। आजीवन सुल्तान की उपाधि से इसने परहेज की, यानी कि ये गद्दी पर बैठा जरूर, लेकिन इसने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा कि मैं सुल्तान हूँ, ठीक है। तो इसने जो है सिर्फ अपने आप को मलिक किया, सिपह सालार की पदवी के साथ इसने शासन किया, जो भी ये 5-7 साल रहा। 1206 में बैठा था ये, 1206 से और 1290 के बीच में, ठीक है। नहीं, 90 तो मतलब वो पूरा हो गया, ये तो बहुत कम समय तक रहा है, 5-6 साल ही रहा है ये, ठीक। 1206 से 1210 या 1211 तक एग्जैक्ट, हाँ ये दिए तो है, ये देखिए 1210 तक रहा है, बस 4 साल 5 साल। गुलाम वंश का पूरा है वो शासन 1206 से 1210 तक, 1290 तक, ये मतलब पूरा समय काल बता रहा हूँ ये, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, राज्याभिषेक इसका कब हुआ? वही है गोरी की मृत्यु के बाद, ठीक। राजधानी लाहौर, मुक्ति पत्र जो मिला इसको वो कहाँ से मिला? वो तो ये 1208 में गोरी के उत्तराधिकारों जो गौर सुल्तान थे, गयासुद्दीन महमूद, और उनके गोरी के जो वंशज थे, उन्होंने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया। बेसिकली होता क्या था कि जो दास हुआ करते थे, अगर उनके जो मालिक हैं, जो उनके ख़रीदार हैं, वो अगर चाहें तो उनको दास्ता से मुक्त भी कर सकते थे, ठीक है। तो उस तरीके से होता है। जैसे आज के युग में समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, मान लीजिए 10,000 आपने किसी से उधार लिया, तो आपने एक मतलब ये हो सकता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से समझिए आप कि किस तरीके से दास्ता से मुक्त करते थे। भाई हमने आप मतलब ख़रीद लिया किसी को कोई चीज़, अब वो ऐसा समय आया कि ठीक है इनको अब हमें मुक्त कर देना चाहिए, तो उन्होंने अपने लिखित उसमें दे दिया कि भाई हाँ ठीक है, ये हमारे दास्ता से मुक्त होते हैं, ये अपना स्वतंत्र रूप से वहाँ पे अपना शासन प्रशासन कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। निर्माण कार्य में देखिए इसका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, हालांकि पूरा नहीं कर पाया ये, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ये आपका ये भी इसी के उसमें बनवाया गया है, ठीक। तो ये याद रखना है ये, ठीक है। चलिए 1208 में ये जो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है ये, ठीक है, कि कब इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी, तो 1208 में, ठीक। प्रारंभिक जीवन ये काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी द्वारा ये दास के रूप में ख़रीदा जाता है। बाद में जो है ये गजनी की गोरी द्वारा क्रय कर लिया जाता है। गोरी द्वारा अमीर आखुर पद पर ये रहता है ये, ठीक है। तो पहले ये खरीदता है, फिर ये खरीद लेता है, इस तरीके से, ठीक। चलिए अब ये ऐबक के बाद, ठीक है, ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर जाता है, ठीक है। 1210 में बोलते हैं कि ये चौगान खेलते हुए वो, ठीक है, वहाँ पे उस पर खेल रहा होता है और गिर के इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तुरंत इल्तुतमिश नहीं बनता है, तुरंत नहीं बनता है। ऐबक के बाद आराम शाह थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठता है, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बेसिकली इसके लायक नहीं होता है, ठीक है, कि वो यहाँ पे शासन प्रशासन चला सके। तो इल्तुतमिश इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता था, इसीलिए इसको आपको दिखेगा इसमें कहीं होगा, ये गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक। तो ये याद रखना ये, और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ये गुलामों का गुलाम इसको इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी दिनों तक शासन भी करता है, इसने बहुत सारी चीज़ें स्थापित की, बहुत सारी चीज़ें नई प्रणाली शुरुआत करी, ठीक है, इक्ता प्रणाली शुरुआत किया इसने, ठीक है, सिक्के चलवाए इसने। तो इस तरीके से इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश का नाम याद रखिएगा, ठीक है। शब्दों के साथ कई बार आयोग जो है वो खेलता है, तो याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, ठीक। तो हो इसमें देखिए इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए
खलीफा से प्राप्त अधिकार इसको सुल्तान के पद की स्वीकृति मिल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये गद्दी पर बैठता है, उसको आराम शाह को हटा करके, ठीक है, आराम शाह केवल 7-8 महीने के लिए ही रहता है गद्दी पे, उसको हटाता है और इसको खलीफा से जो है वो मिल जाता है कि भाई ठीक है, आप सुल्तान के रूप में धारण कर सकते हो। सुल्तान आजम की उपाधि धारण करी। 1229 में ये खिलत प्रमाण पत्र इसको मिलता है, ठीक है, ये याद रखना। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था ये सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। और इल्तुतमिश प्रथम जो है ये वैध सुल्तान था, यानी कि उसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो उसने तो सुल्तान की उपाधि ही नहीं धारण करी, वो मलिक और सिपह सालार के रूप में कार्य करता रहा, ठीक है। इसने धारण करी और ये पहला ही ऐसा था जो कि इसने खलीफा से अपने आप को वैलिडेट करवाया था एक तरीके से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एकता प्रणाली इसने शुरुआत कराई, क्षेत्रों में एकता का विभाजन कर दिया और इक्तेदार नियुक्त किए इसने, ठीक है। इलबारी जनजाति से ये संबंधित तुर्क था, तो इलबारी वंश भी इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक। अन्य नाम इसके गुलामों का गुलाम, बदायूं का सूबेदार था ये। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये बदायूं का सूबेदार था, ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा ये दास्ता से इसको मुक्त कर दिया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। प्रशासन, ये चहलगानी व्यवस्था मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें इसने करी, बहुत सारी रिफॉर्म्स किए इसने, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, मेंस में भी या कहीं भी लिखने को आ जाए तो वो भी लिख सकते हैं आप। तुर्कानी चहलगानी, ये 40 सरदारों का एक गुट हुआ करता था, जिसको कि आगे चलकर बलवन मतलब हटा देता है। ये बलवन भी इसी ग्रुप का मेंबर हुआ करता था 40 का। और उसने जब अपने आप को शासक नियुक्त किया, अपने आप को सुल्तान घोषित किया, तो उसने इसी को सबसे पहले हटाया, क्योंकि उसको पता था कि ये चहलगानी जो है ये जिस तरीके से मैंने इसका गलत इस्तेमाल करके सत्ता हथियाई, उसी तरीके से हो सकता है कि मुझे भी कल को ये यहाँ से पदच्युत कर दिया जाए और कोई दूसरा आके यहाँ पे बैठ जाए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, उसने समाप्त कर दिया, ठीक। इल्तुतमिश के बारे में ये और भी कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। देखिए, जैसे कि ये महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज़ खान का जो आगमन हुआ था उस समय, इसके टाइम पे, ठीक है, चंगेज़ खान के विरुद्ध ये मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था। यानी कि इसने क्या करा कि अपने आप को बचा लिया। मंगबरनी आया था इसके पास, लेकिन बोला नहीं भाई, हम आपको जो यहाँ पे संरक्षण नहीं दे सकते, जाइए आप। कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया, जो कि ऐबक ने शुरू करा था, ठीक है। सिक्के इसने चलवाए, सल्तनतकालीन भारत में ये पहली बार सिक्के चलवाया था इसने, शुद्ध अरबी के सिक्के। ये पूछा भी जाता है ये कि शुद्ध अरबी के जो सिक्के हैं वो किसने जारी करवाए, तो इसी ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा इसी ने शुरुआत की थी, ठीक। टका जो चांदी का सिक्का होता था, और जीतल तांबे का, ये दोनों का नाम याद रखिएगा, टका और जीतल, ठीक है। ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा मैं आपको यहाँ से, या अभी इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई थी वो तो मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा भी मैं आपको कई सारे फैक्ट्स बताऊँगा, उसको याद रखिएगा। जैसे ये ग्वालियर की जब इसने विजय करी, उसके बाद इसने उसके विजय स्मृति में सिक्कों पर अपने नाम के साथ रजिया का नाम भी उल्लिखित करवाया था। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सी विजय के बाद अपने साथ रजिया का नाम भी अंकित करवाया, किस पे, सिक्कों पर, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो उस याद रखिएगा, ग्वालियर के विजय, ठीक है, किसकी विजय के बाद, ग्वालियर की विजय के बाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, एक दो चीज़ें और याद रखिएगा इसके बारे में, इसमें दिया नहीं है। देखिए, इसने क्या करा था, इसने जो है राजधानी इसने लाहौर से दिल्ली यही लेके आया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली लेके आया था, पहला फैक्ट ये याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा, ये न्याय की घंटी इसने लगवाई थी, न्याय की घंटी, ये पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो न्याय की घंटी किसने लगवाई थी, ये इल्तुतमिश ने लगवाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। खलीफा के नाम का सिक्के कौन चलवाया था, यही एक शासक था जिसने सिक्के के नाम का खलीफे के नाम का सिक्का चलवाया था ये, ठीक, ये ध्यान रखना। बाकी और सी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इल्तुतमिश के बाद बेसिकली होता क्या है, इल्तुतमिश के बाद रजिया, ये रजिया शासक बनती है सुल्तान। लेकिन उसके बीच में भी एक कहानी होती है। कहानी ये होती है कि जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा होता है, बड़ा बेटा, वो तो मतलब मर जाता है वो, ठीक है, वो कहीं किसी युद्ध में उसका देहांत हो जाता है, ठीक है। सुल्तानगढ़ी में उसने एक उसके नाम का मकबरा भी बनवाया है, ठीक है। तो ये याद रखना, अपने बेटे की कब्र पर एक मकबरा भी बना है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये याद रखना, ठीक है। इल्तुतमिश ने कई सारे मकबरे बनवाए हैं, तो इसको इल्तुतमिश को ये मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, पितामह कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, पितामह कहा जाता है।
तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, इसका एक जो इल्तुतमिश है इसका एक बेटा था, ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, वो मतलब अयोग्य था, ये अयोग्य व्यक्ति था। तो उसने क्या करा, वो जाहिर सी बात है भाई इसका पुत्र था तो वो बैठता है वो। लेकिन रज़िया क्या करती है, रज़िया जो है उसके खिलाफ़ जो है ये आवाज़ उठाती है, जैसे एक तरीके से उसमें जाती है जनता में जाती है और अपने आप को वहाँ पे दिखाती है कि ये जो शासन कर रहा है बंदा ये अयोग्य है और इसने बहुत सारे अयोग्यतापूर्ण कार्य किए हैं, तो इसको जो है हटा करके, इसको सत्ता से हटा करके और हम मतलब मैं इसमें शासन करूँगी और बैठूँगी। तो ये 1236 में उसको हटा करके, ठीक है, एक तरीके से जनता ने भी उनका साथ दिया रज़िया का, और उसको हटा करके खुद बैठ गई 1236 से 1240 के बीच में। तो रज़िया जो है वो प्रथम महिला जो है, वो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, ये याद रखिएगा, इसका शासनकाल याद रखिएगा। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया इसने। सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ रहा है, कहने का मतलब जो चहलगानी वाला वो था, उसी ने इसको हटाने का प्रयास किया ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहली महिला शासक थी ये। उसके बाद जो रज़िया सुल्तान के बाद क्या है कि बहुत सारे शासक आए इसी के, जो ऊपर मैंने नाम बताए थे ना, बहराम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, ये सब आए। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा, बहुत ज़्यादा उनके नाम नहीं रहे। एक दो नाम याद रखिएगा उनके बीच में, जैसे कि अलाउद्दीन मसूद शाह, उसका नाम याद रखिएगा। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उसने लिखवाया था, इसका नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो क्या करवाया था उसने, ये फैक्ट याद रखिएगा, पूछा भी गया है ये, कि जो बगदाद का जो अंतिम खलीफा था उसका नाम उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह था, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है, जो कि नसीरुद्दीन महमूद बड़ा ही सीधा सज्जन सा शासक होता है। उसको बोलते हैं कि वो अपनी मतलब वो टोपी बना करके, वो टोपी सिल करके वो इस तरीके से अपना वो चलाता था, ठीक है, टोपी सिलता था वो, ठीक। तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो बलवन का बेसिकली दामाद था। वो क्या था, वो बलवन का दामाद था। कौन, ये नसीरुद्दीन महमूद। और कहते हैं कि बलवन द्वारा उसको धीरे धीरे एक तरीके से मीठा जहर दिया जा रहा था, जो कि फाइनली होता है कि वो उसका 1200 ये गयासुद्दीन जो ये बलवन होता है वो उसकी मृत्यु मतलब करवा देता है, एक तरीके से जहर दे देता है। और जहर ऐसा देता है कि मतलब धीरे धीरे, पहले बीमार हुआ, मतलब इकट्ठे नहीं मर गया, बीमार हुआ, धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती गई और 1265 में वो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद 1266 में ही ये भाई साहब बलवन महोदय जो है ये बैठ जाते हैं गद्दी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बीच में, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। देखिए अब चलते हैं बलवन के बारे में, क्योंकि बलवन ने भी बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे बदलाव किए, रिफॉर्म्स किए, तो इसका नाम भी इतिहास में आता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए तो इसमें क्या है कि इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था, ये इलबारी तुर्क शासक इससे संबंधित था। उपनाम इसका क्या था, बलबन खुर्द या कनिष्ठ बलवन। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। इसको उपाधि दी थी उलूग खान की, गयासुद्दीन, ठीक है, ये इसकी उपाधियाँ थी। 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था, याद रखिएगा। ग्वालियर की युद्ध मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि कौन सा ऐसा युद्ध था, किसके कौन से युद्ध के बाद इल्तुतमिश ने अपने साथ रज़िया का भी नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो यही ग्वालियर का युद्ध था वो, ठीक है, जहाँ से इसको खरीदा भी था, ठीक है, ये याद रखिएगा। बचपन में ये मंगोलों द्वारा ये पकड़ लिया गया था, हालांकि वो अलग चीज़ हो गई। गजनी में ये बसरा ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको ख़रीदा था, तो कई जगहों से ख़रीदा गया, बेचा गया इस तरीके से। 1232 में इसे दिल्ली लाया गया, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बलवन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो याद रखिएगा कैसे। ये इसने क्या करा, नवरोज़ त्यौहार जो है मनाने की प्रथा आरंभ करी, ठीक है। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग बनाया बेसिकली इसने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। उस समय ये जो ये पश्चिमी सीमा जो थी भारत की, उत्तरी पश्चिमी सीमा, उधर से मंगोलों का आक्रमण बहुत होता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मंगोलों का आक्रमण हुआ है वो खिलजी वंश में हुआ है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। तो इसने एक सेना बनाई कि भैया आप, ये सेना वहीं रहेगी, उसी तरीके से काम करेगी और वहाँ पे मंगोलों के जो आक्रमण हो गए उनको ये विफल करेगी ये सेना, ठीक। तो ये पूछा जाता है, ये दीवाने अर्ज, ये बलवन से संबंधित है, ठीक है, सैन्य विभाग, याद रखिएगा। इसने और क्या किया, इमादुल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से इसको मुक्त किया, ठीक है। राजत्व का सिद्धांत इसने एक चलाया, क्या बताया उसमें, ये रक्त और लौह की नीति। इसने कहा कि भैया जो ये सुल्तान का पद होता है ना, वो ईश्वर प्रदत्त होता है, ठीक है, भगवान मतलब ईश्वर अल्लाह प्रदत्त है ये। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है,
सिजदा और पैबोस की रीति आरंभ करी। आपने देखा होगा सिजदा और पैबोस मूवी वगैरह में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना ये, ठीक है। इसके पद और वैवाहिक संबंध किसके क्या क्या रहे, तो ये खसदार का पद प्राप्त किया था इल्तुतमिश से। 1249 में पुत्री हुजैदा का विवाह, मैंने बताया ना ये कि हुजैदा का विवाह कैसे करवाया था, ये नसूरुद्दीन महमूद से इसने करवा दिया था ये, ठीक है। अमीर शिकार, ये रजिया के समय पर भी रहा है, ठीक है। ये उसी जो ये चहलगानी थी, जो 40 सरदार थे, उसी का ये पार्ट रहा है ये, ठीक है। अमीर आखुर, बहराम शाह से इसने लिया था ये, उसको पदवी मिली थी, ठीक है। नाइब ए मामलिकात, नसूरुद्दीन महमूद जो कि इसका दामाद था, जब वो शासक बना तो उसने इसको नायब ए ममलिकात बना दिया, जो कि काफ़ी उच्च पद माना जाता है, ठीक है। उस समय जो सल्तनत कालीन में ये बहुत उच्च पद माना जाता था, नायब ए ममलिकात, ठीक है। तो ये बना उस समय, और धीरे धीरे फिर उसने अपने जो भी इसके साथ किया और उसको मार करके अपने स्वयं जो है ये शासक बन गया है, ठीक है। अब देखिए कई सारे फैक्ट्स तो हालांकि इसमें बता दिया हमने, कवर कर लिया है। बाकी अगर कुछ बचता है तो मैं बता दूँगा। हाँ, तुर्कान चहलगानी जो था उसको इसने समाप्त कर दिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बलबन जो है वो जब बलबन की मृत्यु होती है तो उनके जो पुत्र होते हैं या उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अयोग्य होते हैं। उनके पास इतना मतलब शासन प्रशासन और ये सारी चीज़ें संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कूटनीतिज्ञ और ये सब नहीं हुआ करते, वो सब मतलब नॉर्मल थे उसको। और यही होता भी है कि खिलजी वंश, उसमें फिर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो हुआ वो उसने क्या करा, उनको ख़त्म करके स्वयं वो जो है गद्दी पर बैठ जाता है। तो बलबन के विचार क्या थे, बलबन के विचार देखिए कि राजा जो है वो धरती पर नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ये बोलता था वो, ठीक है। राजा जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही अपने आप को बुलवाता भी था वो, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का, अल्लाह का प्रतिबिंब है वो, कौन, सुल्तान, ठीक है। मान मर्यादा में राजा का क्रम जो है वो पैगंबर के बाद जो है वो सुल्तान ही आता था एक तरीके से। बुगरा खान ये पुत्र को सलाह दिया था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। लौह और रक्त की जो नीति है वो इसी ने प्रारंभ करी थी, ठीक है, ये याद रखना। बलबन की मृत्यु होती है, उसके बाद कैकुवाद, बलबन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है ये, हालांकि ज़्यादा दिन नहीं रहता है। कैकुवाद ने जलालुद्दीन फिरोज़ को आरिज़ मुमालिक का पद दिया था, और यही जलालुद्दीन फिरोज ये खिलजी ने इसको समाप्त करके और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए यहाँ पे। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था, तो तेमजिन या तेमचिन ये पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान मैंने बताया था आपको, ठीक है। वास्तविक संस्थापक पूछे या वास्तविक सुल्तान पूछे तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे, इल्तुतमिश से, तो ये याद रखिएगा। अच्छा ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था, ये बदायूं का जो इक़्तिदार था ही। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज के स्थान पर बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को, याद रखिएगा ये, ठीक है, मलिक जानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने बताया ना आपको कि ये कैकुवाद और इनको मार करके 1290 में ही, और जलालुद्दीन जो खिलजी था वो शासक बन जाता है। तो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासन यहाँ चलता है। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हुए, बहुत सारे सैनिक सुधार हुए, ठीक है, राजस्व सुधार हुए। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक है खिलजी वंश का, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो सल्तनत काल में ये सारे ही आ जाते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, और मुग़ल, ठीक है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। ये 3 टॉपिक हैं, इन्हीं 3 टॉपिक को अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आध प्रश्न हो सकता है कि कहीं से इधर उधर से भटक जाए, अदरवाइज़ जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आप उठा के देख लीजिए, इन्हीं 3 समय से पूछे जाते हैं, इन्हीं 3 काल से पूछे जाते हैं, सल्तनत काल, मुग़ल काल और विजयनगर साम्राज्य से। यहीं से प्रश्न भर भर के आते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, देखिए इसका राज्याभिषेक यहीं 1290 में होता है। ये इसने उदार निरंकुशवाद की स्थापना की, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न। अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद दिया था इसने, अलाउद्दीन जो कि इसका पुत्री का दामाद भी था, ये मतलब दामाद था, पुत्री की शादी भी कर रखी थी इसने। इसका ये बेसिकली चाचा था ये, ठीक है, अलाउद्दीन का चाचा था जलालुद्दीन। बाद में आपने कहानी वहानी में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में कि उसको मार करके वो शासक बन जाता है स्वयं, तो वो वही है, ठीक है।
ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। प्रथम तुर्की सुल्तान जिसने उदार निरंकुशतावाद की स्थापना की, मैंने बताया आपको, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये था, ये काफ़ी एजेड हो चुका था जब ये शासक बना है, तो 70-75 साल का था ये, बहुत पहले। एक इसके समय पर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है कि ये सिद्दी मौला ये जो है एक मौलवी थे एक तरीके से, ठीक है। वो उनको मतलब बोला कि वो विद्रोही गतिविधियों में शामिल थे और उनको हाथियों से कुचलवा देता है ये, मतलब उनको मृत्युदंड दिलवा देता है ये, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये सिद्दी मौला याद रखना नाम किससे जुड़ता है, ये जलालुद्दीन खिलजी से। और एक चीज़ याद रखना, ये इसने अपना जो ये राज्याभिषेक करवाया था वो कहाँ करवाया था, किलोखरी, किलोखरी, ठीक है। किलोखरी एक किला था ये, जो कि कीलूगढ़ी भी बोलते हैं, तो वो याद रखना, वो उस महल में करवाया था इसने, ठीक है। चलिए, अब आता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के समय पर बहुत सारे जो प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक सुधार, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार, ये सब हुए। उनसे प्रश्न भर भर के पूछता है। तो ये प्रथम सुल्तान था, ये इसने जो भूमि की पैमाइश करवाया, इसने नाप करवाई और तब उसने लगान वसूला इसमें, ठीक। इस तरीके से परंपरागत लगान अधिकारियों को खुद मुकद्दम और चौधरी से ये लगान वसूल करने का अधिकार इसने ले लिया, बोला हट जाओ तुम लोग बहुत गड़बड़ कर लिए, ठीक है। सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। इनको भूमि से भी कर लेना, ये मतलब इनकी जो भूमि थी, इनकी भी जो भूमि थी ठीक है, बोला अच्छा बेटा तुम जो है नहीं दे रहे हो, चलो तुम भी दो, ठीक है। तो ये इनसे भी लेने लगा, ठीक। तो ये याद रखना, उन सभी व्यक्तियों से भूमि इसने छीन ली जिन्हें वह मिल्क के रूप में, यानी कि पहले क्या होता था, जैसे बोलते थे मिल्कियत, ये बोलते नहीं आज भी, क्या तुम्हारी मिल्कियत है। मिल्कियत का मतलब ये हुआ कि जैसे राजा महाराजा जो हुआ करते थे, जो सुल्तान थे, वो अपने जो उनके जो खास होते थे उनको सबको इक्ता प्रदान कर देते थे, यानी भूमि का वो टुकड़ा दे दिया, ठीक है, 15-20 बीघे दे दिया, 50 बीघे दे दिया, 100 बीघे दे दिया, इस तरीके से, तो वो मिल्कियत कहलाती थी, ठीक है, एक तरीके से। तो उसको वो सब समाप्त कर दिया, बोला ये सब हटाओ, ये सब कुछ नहीं, सब ये राज्य के अंदर में ले आओ, सब ये सारे ही जो है ये राज्य की ज़मीन हो जाएगी। तो राज्य द्वारा जो प्रदत्त संपत्ति, इनाम, ये इरादत, पेंशन, ये सब था, ये सब बोला इधर करो सब। वफ़, ये धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में जो भी है, सबको इसने खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित किया। खालसा भूमि क्या होती थी, जो कि सीधे जो है वो सुल्तान के उसमें अधीन उस रहती थी वो, ठीक है, राज्य के अधीन में, एक तरीके से सरकारी भूमि बना दिया उसको, खालसा भूमि, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। कौन कौन से? सबसे पहला जो उसने काम करा, बोला भैया ऐसा है, कोई उपहार नहीं लेगा, पेंशन, ये दान वान सब बंद, ठीक है, सब ले लो वापस छीन लो सबसे। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकारी कर लेने का आदेश दिया, बोला ऐसा है जो सरकारी व्यक्ति है ना वो भी कर देंगे, कोई ये नहीं, कोई भेदभाव नहीं चलो, इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया, क्योंकि इसको पता चलना चाहिए ना कि भाई मेरे खिलाफ़ कौन षड्यंत्र कर रहा है, इस तरीके से, तो इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया इसने, ठीक है। मादक जो पदार्थ होते थे, द्रव्य, यानी शराब, भांग वा, ये सब प्रयोग ये सब बंद कर दिया, बोला बंद करो ये सब, कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। जुआ भी बंद करा दिया इसने। सरदारों को और अमीरों को दावतों, विवाह, संबंधों पर सब प्रतिबंध लगा दिया, बोला तुम लोग जो है ना ये सब करते हो, वहाँ पे बैठ के फिर षड्यंत्र रचते हो, तो सब बंद करो ये सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसने बंद करा दी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ें करवाई थी इसने। और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताऊँगा इसमें आपको, ठीक। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी वाला देख लेते हैं पूरा, उसके बाद ये समाप्त करते हैं, ठीक। देखिए, तो ये 4 अध्यादेश याद रखिएगा। उसके बाद इसने, मैंने बताया था कि बाज़ार नियंत्रण पर भी इसने बहुत तगड़ा काम किया था। इसने सहनाई मंडी मलिक कबूल की नियुक्ति की, सहनाई बाज़ार अधीक्षक एक होता था उसको नियुक्त किया, समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण, सफलता के लिए जो है ये कुशल कर्मचारी लगाए, ये सब चीज़ें करी इसने, ठीक है। महत्वपूर्ण कर जो घरी कर और चराई कर, वो कर लगाए इसने, घरी कर घर पे और इसके लिए, तो ये लगा दिया इस पर, ठीक है। ये याद रखना, ये 2 कर पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद रखिएगा। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच कौन सी सीमा थी, तो रावी नदी देखा होगा आपने, वो सीमा थी ये। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक, अभी मैंने बताया आपको, किलोखरी में, ठीक है, तो किलोखरी याद रखिएगा, ठीक। भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान कौन थे, तो 2 ही लोग थे जो कि 50% लेते थे कर भूमि से, एक अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक, बाकी अलग अलग थे, कम थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने आधा मतलब लेने लगा ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
बहुत सारे इसने विभागों की स्थापना की, जैसे दीवान रसालत जो सरकारी पत्राचार और ठीक है ये करता था, दीवान रियासत आर्थिक मामलों की देखभाल करता था, ठीक है, दीवान वजारत वित्त विभाग हुआ था, दीवान आरिज सैन्य मंत्री, वो अर्ज जो दीवान अर्ज था उसी में एक दीवान आरिज बनाता है ये, सैन्य मंत्री बनाता है ये, ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, मुहतसिब इसने नियुक्त किए, मुहतसिब जो कि बाजार नियंत्रण और नापतोल का परीक्षण करता था। बरीद मुमालिक जो अभी गुप्तचर विभाग बनाया था इसने, यहाँ पे देखा ये, तो इसका जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, बरीद ए मुमालिक, मुमालिक, ठीक है, याद रखिएगा नाम। ठीक, पूछा जाता है कौन सा विभाग का, तो वो आपका गुप्तचर विभाग का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और भी है, जैसे इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उलेमा वर्ग के प्रभाव बहुत, मतलब उलेमाओं का जो है प्रभाव नहीं रखा इसने, उनको साइड कर दिया, बोला कि कुछ नहीं, बस जो भी होगा सब सुल्तान है सिर्फ। इसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की जो उपाधि है धारण करी थी, ठीक है। दीवान मुस्तखराज की स्थापना करी इसने, तो ये सारे चीज़ें करी थी इसने। जफ़र खान इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था, वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मारा गया था वो, ठीक, तो याद रखिएगा। भूमि की पैमानी कर लगाया था इसने, बता दिया मैंने आपको, 50% इसने भूमि कर लगाया था, खराज। भूमि की वास्तविक आय पर यह राजस्व निश्चित करने वाला भारत का पहला मुस्लिम शासक था। तो ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, जहाँ मैं स्टार मार्क लगाऊँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से उसको आप देखिएगा, उसको लिख लीजिएगा। मलिक काफूर इसका एक दास था एक तरीके से, उसको गुजरात विजय के दौरान उसने प्राप्त किया था। अन्य नाम उसका क्या था, 1000 दिनारी, ठीक है, तो ये याद रखना। और इसके महत्वपूर्ण अभियान जो है वो अब आगे हम देखेंगे, इसको आगे थोड़ा सा है इसमें, ठीक है। चलो आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं पूरा, है ना। अलाउद्दीन ये खिलजी वंश को लगभग समाप्त कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान जो है, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उत्तरी अभियान, जैसे याद रखिए उत्तर भारत में जो अभियान किए उसमें गुजरात विजय, ठीक है, उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, रणथंभौर विजय, मालवा विजय, चित्तौड़, धार, मांडू और उज्जैन, ये सब जो है ये नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला सुल्तान था ये, ठीक है। मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने दक्षिण भारत के जो अभियान किए, ठीक है, वारंगल, देवगिरी, होयसल, ठीक, तो ये याद रखना, ठीक है। ये जैसे इसका क्रम याद रखिएगा, इसके क्रम में क्या है ना, क्रम में पूछता है, मैंने पहले भी बता रखा है, इसको पहले भी बताया हुआ है मैंने, क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद में, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक, पूछता है, बहुत पूछता है। देखिए अलाउद्दीन की विजय, ये देखिए जो क्रम है, जैसे उत्तर भारत में देखिए सबसे पहले विजय जो गुजरात विजय, ठीक है, फिर उसके बाद रणथंभौर, तो GRD ऐसे करके याद रखिए, GRC, ठीक है, GRC रणथंभौर या चित्तौड़ का, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, तो आपको क्रोनोलॉजी में जो पूछता है वो प्रश्न हल करने में सहायता होगी, ठीक। अब ये देखिए दक्षिण भारत में याद रखिएगा कहाँ कहाँ किया है, तो सबसे पहले ये वारंगल, ठीक है, फिर ये देवगिरी 2 बार, ठीक है, पांड्य, है ना, तेलंगाना विजय, ये होयसल, ये सब याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी में आएगा तो लगा सकते हैं उसको आप। अलाउद्दीन के शासन में मंगोल आक्रमण कब कब हुए, तो 1297-98 में हुए, ये कादर खान के उसमें, कादर खान था ये, आया था नेतृत्व में। और खिलजी का सेनापति जफ़र खां और उलूग खां, ये जफ़र खां यहाँ पे मारा गया था ये, ठीक है, ये 1299 में होता है। अच्छा यहाँ पे नहीं, लेकिन ये मारा जाता है इसी में किसी में एक में, ठीक है, हाँ यहाँ पे है जो 1299 में है, ये यहाँ पे है, इसकी मृत्यु होती है, ठीक, याद रखिएगा। ये 1303 में भी, तो सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही होते हैं, ठीक है, तारगीब 1303 में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि और भी है, ये देखिए 1305 में, 1306-8 में ये, ठीक, तो बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए हैं इसके समय पर, ठीक है। इनके जो नायक है वो याद रखिएगा, कई कई ये पूछ लेता है वो, ठीक। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी इसके समकालीन था ये। इसमें रानी पद्मिनी के जौहर कथा का वर्णन किया है। रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह चित्तौड़ की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था ये, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है मुबारक खिलजी आता है, मुबारक शाह खिलजी आता है। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह आता है, ठीक है। ये मतलब बहुत ही अयोग्य शासक रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा शासनकाल जलता भी नहीं है। इनको पदच्युत करके गयासुद्दीन जो तुगलक होता है, तुगलक वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
जैसे कि मुबारक शाह खिलजी आता है, तो मुबारक शाह खिलजी क्या है कि वो भूल जाओ और क्षमा करो की नीति अपनाता है वो, ठीक है। उसने वो दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था उसने, ठीक। अन्य किसी शासकों ने ऐसा नहीं किया। तो मुबारक खिलजी का नाम याद रखना है आप, ठीक है, मुबारक खिलजी, ठीक, ध्यान रखना है। अभी जैसे और भी है, ये मुबारक खिलजी 1316 से 20 के बीच में स्वयं को खलीफा घोषित किया, ये इसकी उपाधियाँ हैं, याद रखिएगा। इधर देखिए उसके बाद नवाजुद्दीन ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह आता है। खुसरो शाह बेसिकली आता है और जैसे ही आता है इसके जो विरोधी हैं वो इस्लाम खतरे में है, इस तरीके का, इस्लाम का शत्रु, इस तरीके से ये घोषणा की जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, उसको बुलाया जाता है बेसिकली कि आके आप यहाँ पे जो है इसको हटाओ। तो इस तरीके से शासनकाल इसका बहुत कम समय तक, देखिए अप्रैल से सितंबर तक बस, ठीक है। ये धर्मांतरित सुल्तान था, ये हिंदू से मुसलमान बना हुआ था, इसलिए लोग इसको सुल्तान मानने से इनकार कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है। उपाधि इसने पैगंबर का सेनापति लिया था। कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए, जैसे अलाउद्दीन के समय सेनापति जफ़र खान की मृत्यु मंगोलों से लड़ाई करते समय हुई। सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया है। किलूगढ़ी का महल किसने बनवाया था, ये निर्माता कौन था, कैकुवाद। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा था, तो बलवन ने, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक। बलवन काल में 1279 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो तुगरिल खान ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा इसे, ठीक। दिल्ली में प्रमुख शासकों द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख शहर रहे हैं, उनके बारे में याद रखिएगा। जैसे ये सब हैं संस्थापक और शहर। पहले शहर देखिए इंद्रप्रस्थ, ये महाभारत काल में रहा। लालकोट ये अनंगपाल तोमर। किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। सीरी जो है अलाउद्दीन खिलजी, पूछा जाता है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। जहाँ पनाह नगर ये मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। दीन पनाह हुमायूं बसाता है। शेरशाह सूरी ये शेरगढ़, ठीक है। शाहजहाँबाद ये शाहजहाँ ने कराया था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे तुगलक वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, इसको समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको दोस्तों के बीच में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।